Hi, welcome back. Welcome to my class. Today we are going to study about class 10 geography, agriculture part 2. In the previous chapter we have studied about the meaning of agriculture, type of agriculture, agricultural season, food grains, millets and pulses. Now in this chapter we will start with food crops other than grains. अर्थात वे फसलें जो खाद्यान्नों के अलावा भी उगाई जाती है। द फर्स्ट क्रॉप इज शुगर केन या गन्ना जिसे कहते हैं। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. मतलब गन्ना ये एक प्रकार की घास है जो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में पैदा होती है. तो ये एक ऐसी घास है जिसकी तनों में मीठा रस पाया जाता है. ये आर्द्र और गर्म तापमान में अच्छी तरह उत्पन्न होती है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों में गिने जाते हैं. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसारी एंड मोलेसेस. तो यदि सबको हम मिला दें, चीनी, गुड़, कच्ची शक्कर और मोलेसेस, तो हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर माने जाते हैं. अब ये मोलेसेस क्या होता है? तो होता क्या है कि जब गन्ना के रस से चीनी बनाते हैं तो गन्ने के रस में केमिकल डाला जाता है. उस केमिकल से क्या होता है कि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसको हम शक्कर के रूप में निकाल लेते हैं. जो पानी बच जाता है उसको मोलेसेस कहा जाता है. देन मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. These are the major sugarcane producing states. So you can see the picture of a sugarcane field. कैसा गन्ना होता है, कैसा दिखता है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. Then the second crop is oil seeds या तिलहन. तो ऑयल सीड्स या तिलहन वो फसलें हैं जो तेल प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है. डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया. तो टोटल जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% हमारा तिलहनों के उत्पादन में लगाया जाता है. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम या तिल जिसको कहते हैं, सोयाबीन, कास्टर ऑयल, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर. इतने प्रकार के तिलहन हमारे यहाँ उगाए जाते हैं. इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ ग्राउंडनट या मूंगफली जिसको कहते हैं. ये बेसिकली एक खरीफ क्रॉप है जो जितना तिलहन उत्पादन होता है उसके लगभग आधे भाग में उगाई जाती है. ठीक. सो groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseed produced in the country. Then other oilseeds are linseed and mustard seeds. Both are rabi crops. Then next is sesame or sesame या तिल जिसको कहते हैं. It's a kharif crop in north and rabi crop in south India. Then castor seed is grown both as रबी एंड खरीफ क्रॉप. तो ये जो कास्टर या अरंडी का बीज होता है या फसल होती है, ये रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाया जाता है. देन द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इज टी या चाय जिसे कहते हैं. टी कल्टीवेशन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश. तो चाय का जो बागान खेती है
या जिसे हम रोपण खेती भी कहते हैं, व्यावसायिक खेती भी चाय को कहते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। It grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter। तो ये बेसिकली जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, इसमें बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी चाहिए, फिर ह्यूमस की मात्रा, स्पेशली ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मात्रा मिट्टी में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो, मतलब ज़मीन में पानी नहीं लगता हो। तो इसलिए जनरली चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। देन टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। फिर दूसरी ज़रूरत क्या है कि सालों भर आर्द्र तापमान, आर्द्र वातावरण होना चाहिए और पाला रहित मौसम होना चाहिए। कारण क्या होता है कि चाय जो है ये पेड़ की पत्तियां होती है, तो जितना गर्म और क्लियर मौसम होगा उतना पत्तियों का ग्रोथ अच्छा होगा। फिर फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए, लगातार थोड़ी थोड़ी दिनों में बारिश होती रहे तो क्या होगा, पेड़ की पत्तियां ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए जनरली उन इलाकों में उगाई जाती है चाय जहाँ सालों भर किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। देन टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर। तो चाय जो है ये लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम प्रधान उद्योग है, क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ने का जो काम होता है ये बेसिकली महिलाओं और बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो जितना सस्ता लेबर होगा, जितना स्किल्ड होगा, जितना कुशल होगा चाय की पत्तियों को तोड़ने में, उतना इस उद्योग का विकास तेजी से होगा। द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। In 2015, India was the second largest producer of the tea after China. So you can see the tea plantation, किस तरह से चाय के बागान पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं और किस तरह से महिलाओं के द्वारा चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है। द सेकेंड बेवरेज इज कॉफ़ी, या जिसको हम कहवा या कॉफ़ी कहते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। विश्व में जितनी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका लगभग 4% भारत उत्पन्न करता है। तो जिस तरह से चाय पेड़ की पत्तियां होती हैं, इसके विपरीत कॉफ़ी जो है वो पेड़ों का बीज होता है। उन बीजों को भूनकर और पीसकर कॉफ़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। विश्व बाजार में भारतीय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा मांग है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है वो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। दिस वेराइटी इज़ ऑफ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। Its cultivation was initially introduced on the Baba Budan Hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। तो बेसिकली ये जो चाय कॉफ़ी का पौधा है ये बाबा बुदन की पहाड़ियों में और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो सबसे पहले ये कॉफ़ी के बारे में जानकारी मिली थी लोगों को अमेज़न बेसिन में। वहाँ जब यूरोपियंस गए उन्होंने देखा कि कुछ बीजों को खाकर वहाँ के जानवर, स्पेशली बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाते थे। तो उन्होंने ट्रायल लिया उसको, धीरे धीरे उनको लगा कि ऐसा क्यों होता है। ट्रायल एंड एरर पे कभी थोड़ा सा चखा, डर भी लगता था कि चखेंगे कहीं कुछ जहरीला ना हो। फिर इनके दिमाग में आया कि जहरीला होता तो जानवर भी मरते। तो उन्होंने धीरे धीरे उस फल को चखा। उस फल को खाने के बाद उनको भी लगा कि अरे ये तो सही में एनर्जेटिक है। तब उसको वो लाकर बाकी जगहों पर उन्होंने कॉफ़ी उगाना शुरू किया।
देन नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या बागान वाली फसलें. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. तो हम या भारत सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है. और खासियत क्या है कि हम उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के फल और सब्जियां अपने यहाँ उगाते हैं. सो सम फ्रूट्स ऑफ इंडिया आर इन ग्रेट डिमांड लाइक मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal, then oranges of Nagpur and Cherrapunji, then bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, then lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapple of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apples, pear, apricot, walnut of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. तो जो मेन फ्रूट्स हमारे डिमांड में है, वैसे तो हम लगभग हर प्रकार के फलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन इनमें आम, संतरे, केला, लीची, अमरूद, अनन्नास, अंगूर, सेब, नाशपाती, अखरोट और आड़ू वगैरह की डिमांड विश्व में बहुत ज़्यादा है. देन इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. तो फलों के साथ साथ हम सब्जियों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और विश्व की लगभग 13% सब्जियां हमारे यहाँ उगाई जाती हैं. इनमें जो इम्पोर्टेंट सब्जियां हैं उनमें मटर, गोभी, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, बैगन और आलू, ये ऐसी सब्जियां हैं जो भारत में बहुतायत से उगाई भी जाती हैं और बहुतायत से खाई भी जाती है. इसके साथ ही साथ पूरे विश्व का जो फल का उत्पादन है उसका 10% इंडिया से प्राप्त होता है. नाउ द नेक्स्ट क्रॉप इज रबर या नेचुरल रबर जिसको कहते हैं. It is an equatorial crop, but under special conditions, it is also grown in tropical and subtropical area. तो बेसिकली रबर जो है ये उष्ण विषुवतरेखीय पौधा है या विषुवतरेखीय जलवायु में उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वातावरण अनुकूल मिले तो इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में भी किया जा सकता है. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 20 degree Celsius. तो ये उन इलाकों में भी उत्पन्न हो सकता है जहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है और इसके साथ ही साथ सालों भर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है. तो ये जो रबड़ होता है ये बेसिकली रबड़ के पौधे से निकला हुआ एक प्रकार का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं. It is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island, Garo Hills of Meghalaya. तो बेसिकली अब जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं क्या करते हैं, पेड़ों में हल्का सा कट लगा के उसके नीचे कंटेनर लगा देते हैं और वो लेटेक्स जो है वो उस कंटेनर में टपकता रहता है. जब वो कंटेनर भर जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं. फिर इस लेटेक्स को फैक्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग इसकी की जाती है और नेचुरल रबड़ बनाया जाता है. तो बेसिकली हमारे यहाँ केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में और मेघालय की गारो पहाड़ियों पर रबड़ के पौधों का उत्पादन होता है. इंडिया रैंक्स 5th एमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर. विश्व में नेचुरल रबर के उत्पादन में या प्राकृतिक रबर के उत्पादन में हमारा 5वां स्थान है. ये एक ऐसा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ऐसा रोपण कृषि है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से की जाती है. एक एक पौधे की वैज्ञानिक रूप से देखभाल की जाती है. देन फाइबर क्रॉप्स या रेशेदार फसलें, वे फसलें जिनका उत्पादन रेशे प्राप्त करने के लिए किया जाता है.
कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये 4 ऐसी फसलें हैं जो रेशा प्राप्त करने के लिए या फाइबर प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। कॉटन मतलब कपास, जूट मतलब जिसे पटसन कहते हैं, हेम्प इसी पटसन की एक इंफीरियर क्वालिटी होती है, और प्राकृतिक सिल्क या रेशम। ये 4 प्रकार के फाइबर क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती है। द फर्स्ट 3 आर derived फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। Silk is obtained from the cocoons of silkworm fed on green leaves, especially mulberry. तो जो पहला 3 है, कॉटन, जूट और हेम्प, ये कृषि से प्राप्त होती है, लेकिन सिल्क जो है ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं ये शहतूत के वृक्षों पर और हरे पत्तों को खाकर पलते हैं। तो ये अपने चारों तरफ एक स्टिकी पदार्थ, लार जैसा पदार्थ निकालते हैं और वो उनके चारों तरफ लिपटता रहता है, जिसको कोकून कहते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको उबलते पानी में डाल दिया जाता है ताकि अंदर का कीड़ा मर जाए, और उसके बाद उससे धागे निकाले जाते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। देन कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। मतलब ऐसा माना जाता है कि कपास की जन्मभूमि भारत है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में आज से 5000 साल पहले भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर कपास और सूती कपड़े का उत्पादन भी होता था और विदेशों को निर्यात भी होता था। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। In 2015, India was second largest producer of cotton after China. तो हम 2015 में चीन के बाद विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे, और इस कपास का उपयोग कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो इसका जो उत्पादन है वो बेसिकली काली मिट्टी में किया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 2010 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। तो इसके लिए ऊंचा तापमान चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्मी चाहिए, हल्की बारिश चाहिए, यदि बारिश ना हो तो सिंचाई से काम चलाया जा सकता है, और सबसे ज़रूरी है कि 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए। तो अब ये पाला क्या होता है या फ्रॉस्ट क्या होता है? तो जब ओस जम जाती है तो उसको पाला कहते हैं। तो इससे क्या होगा, कपास की फसलें खराब हो जाएंगी, और जिस समय ये कपास के फल फूलते हैं, फूटते हैं, उनमें से कवरिंग में से कपास बाहर आती है, उस समय खिली हुई धूप होनी चाहिए। जितना ब्राइट सनशाइन होगा कपास का रंग उतना ही सफ़ेद होता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months to mature. Major cotton producing areas are महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इतने राज्यों में बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कपास के पौधे और कपास, खिली हुई कपास है। अब द नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर। चूँकि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता काल से खेती की जाती रही है, तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं हमारे खेतों में उत्पन्न हो गई किसानों के लिए, जिनको ओवरकम करना जरूरी था। तो इसके लिए कुछ संस्थागत सुधार किए गए, कुछ तकनीकी सुधार किए गए। एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। Sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. So now, why has India not improved in technical and institutional reforms in the agriculture? तो भारत में
क्यों संस्थागत और तकनीकी सुधार सफल नहीं हुए? तो इसका कारण था, in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भले ही हमने सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर लिया, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान है वो मानसून पर निर्भर है और भूमि की जो नेचुरल उर्वरता है उसके हिसाब से खेती करते हैं। एग्रीकल्चर नीड्स सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसलिए खेती में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। देन जो सुधार है वो बेसिकली क्या किए गए थे? तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की गई, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी अपनाई गई। तो इनसे क्या होगा कि जब हम जोतों की चकबंदी कर देंगे, खेतों का आकार बड़ा कर देंगे, सहायक खेती करेंगे, जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि जो थी वो खेती करने वालों को दे दी गई, तो खेती में सुधार होने लगा। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से मैकेनाइज्ड खेती शुरू की गई और किस तरह से टिश्यू कल्चर शुरू किया गया। इसके अलावा अदर स्टेप्स टेकन, और कौन से सुधार खेती में किए गए? तो किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये दो ऐसी स्कीम थी जो सरकार ने किसानों के लिए लागू की। अब क्या था कि किसान गरीब थे, उनको कर्जा लेना होता था, तो महाजन से कर्जा लेते थे और ऋणग्रस्तता में या डेबिट ट्रैप में फंस जाते थे। तो उनको कर्जा लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया गया, जिसके सहारे वो बड़े पैमाने पर बिना किसी रोक टोक के बैंकों से कर्जा ले सकते हैं। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की गई कि किसी कारण से खेती के दौरान या किसान के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको कंपनसेशन मिल सके। देन स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। उनकी सुविधा के लिए जो वेदर बुलेटिन्स या मौसम से संबंधित जानकारियाँ, कृषि से संबंधित जानकारियों के लिए रेडियो और टेलीविज़न पे प्रोग्राम चलाए गए हैं। और अब तो मोबाइल ऐप शुरू किया गया, आपने देखा होगा किस तरह से मिट्टी की उर्वरता की जांच करने के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remunerative and procurement price for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और उस मूल्य पर बड़े पैमाने पर किसानों से फसल खरीदती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसान जो है वो बिचौलियों के और सटोरियों के शोषण से बच जाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न तरीकों से सरकार ने खेती में संस्थागत और जो तकनीकी सुधार थे वो किए थे, ताकि हमारी कृषि बड़े पैमाने पर विकसित हो सके और अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।